नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करने के लिए बेटे एक थ्योरम को आपको समझना होगा। यहाँ पे एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है बेटे, और ये ऐसे फंक्शन है जिसमें जब आप एफ ओ जी करते हो तो ये डिफाइंड आता है, यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन आप बना सकते हैं। एफ ओ जी का मतलब क्या है? ये कंपोजिट फंक्शन है। एफ ओ जी और जी ओ एफ बेटे ये दोनों कंपोजिट फंक्शन होते हैं बेटे। इफ जी इज कंटिन्यूस एट सी, अगर जो जी है वो कंटिन्यूस है बेटे कहाँ पर? सी पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और एफ पी जो है ना वो कंटिन्यूस है जी सी पर, देन एफ ओ जी इज कंटिन्यूस एट सी। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, मैं सिंपली आपको समझा देता हूं। अगर फंक्शन f और g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है बेटे, अगर f और g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, चाहे वो एफ ओ जी हो चाहे वो जी ओ एफ हो बेटे, वो भी हमेशा कंटिन्यूस होंगे। हाँ, ये जो है ना फंक्शन वो जी सी पे डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि जी में कोई पॉइंट पुटअप करा वो डिफाइंड हुआ, फिर उस जो आउटपुट आई उसको फंक्शन में पुटअप करा तो वो भी डिफाइंड होना चाहिए। तो जब फंक्शन एफ और जी अलग अलग कंटिन्यूस होंगे तो बेटे उनका कंपोजिशन फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस होगा बेटे। इस थ्योरम की मदद से बेटे आगे 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। चलते हैं बेटे इसके सोल्यूशन पार्ट पे। सबसे पहले आपने लिखा कि एफ एक्स जो है ना वो है कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे एफ ओ जी या जी ओ एफ अब यहाँ नहीं लिख सकता बेटे, क्योंकि एफ फंक्शन है ना वो क्वेश्चन में ही यूज हो चुका है, यानी एफ अगर यूज हो चुका है तो मैं ऑब्वियसली एफ का यूज अब नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अब जो कंपोजिट फंक्शन है उनको लिखूंगा या तो जी ओ एच से या एच ओ जी से बेटे, यानी इनके लिए मैं अलग सेपरेट फंक्शन जी और एच मान रहा हूँ। ओके, तो फंक्शन जो है वो है बेटे कॉस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर, पहले मैंने बोला कॉस। तो मैं जो पहले वाला फंक्शन है उसको जी फंक्शन मान लेता हूँ, यानी कि जी एक्स जो है ना वो है बेटे हमारा कॉस एक्स। एक बार के लिए एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, आप इस फंक्शन को ले लो कोसाइन फंक्शन, तो कॉस एक्स लिख लिया मैंने, यहाँ पे जी एक्स लिख दिया बेटे। एक फंक्शन तो मैंने ये लेट किया है बेटे, और दूसरा फंक्शन जो है ना मैंने दूसरी बार में क्या बोला? कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दूसरी बार में बोला है, उसको हम दूसरा फंक्शन मान लेंगे, दैट इज एच एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं और यहाँ पे कॉस का कोई लेना देना नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन मैंने लेट कर लिए हैं, दैट इज जी एक्स एंड एच एक्स। वी नो दैट कोसाइन फंक्शन always continuous for all x belongs to R. Also, we know that x square क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन always continuous for all x belongs to R. This implies that gx is continuous for all x belongs to R, and this implies that hx is continuous for all x belongs to R. तो एक बात खत्म होती है, यहाँ पे मैंने एक कॉस फंक्शन अलग बनाया, एक्स स्क्वायर फंक्शन अलग बनाया, जी एक्स एच एक्स नाम दिया, और मैंने बोला कि ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूस है। आइए अब इनका कंपोजिशन फंक्शन चेक करते हैं बेटे। देखिए शुरू में जी है और फिर क्या है? एच है, तो मैं इसको जी ओ एच एक्स फंक्शन ले लेता हूँ बेटे, ठीक है। आपको पता है फंक्शन क्या होगा? जी ओ एच एक्स होगा या एच ओ जी एक्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये शुरू में ये बाद में, तो मैंने जी ओ एच एक्स मान लिया बेटे अपनी तरफ से। इस कंपोजिशन फंक्शन को सॉल्व करते हैं बेटे, दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज जी ऑफ एच एक्स। यहाँ पे बेटे एच एक्स की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, एच एक्स की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, एच एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमें पुट करना है बेटे जी में। जी फंक्शन क्या है? जी फंक्शन है बेटे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, आपको एक्स नहीं लिखना, एक्स की जगह हमें क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर बेटे।
अब आपको पता लगा कि cos x स्क्वायर जो है ना वो क्या है, g ऑफ hx है। यानी cos x स्क्वायर क्या है, एक तरीके का कंपोजिशन है बेटे, कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना है, ये भी पता लगा कि cos x स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है जो कि g और h से मिलकर बना है। और g और hx फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, अगर g फंक्शन और h फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका बना हुआ कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बिकॉज G and H functions are continuous for all x belongs to R. This implies that their composite function which is cos x square will also continuous for all x belongs to R. देखिए बेटे एक एफ एक्स फंक्शन है cos x स्क्वायर, इसे हम बोल रहे हैं बेटे कंपोजिट फंक्शन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि cos x स्क्वायर को हमने ब्रेक करा। सबसे पहले मैंने cos बोला तो मैंने cos x को gx मान लिया, और फिर बाद में मैंने x स्क्वायर बोला तो बेटे x स्क्वायर को मैंने hx मान लिया। वी नो दैट कोसाइन फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है बेटे, तो gx फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है सभी रियल नंबर के लिए। और इसी तरीके से x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो बेटे विच इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दोनों अलग अलग कंटिन्यूस है। अब मैंने इनका क्या बनाया, कंपोजिट फंक्शन बना के देखा। कंपोजिट फंक्शन दो तरीके से बनेगा, या तो GOH बनेगा या HOG बनेगा। मैंने GOH बना के देखा तो GOH बनाने से cos x स्क्वायर मुझे मिल गया। यहां से मुझे पता लगा कि cos x स्क्वायर जो है ना वो दो फंक्शन से मिलके बन रहा है, G से और H से, और जो अलग अलग आपस में कंटिन्यूस है। अगर वो अलग अलग कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन विच इज cos x स्क्वायर दैट विल आल्सो कंटिन्यूस बेटे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। वो अलग अलग सेपरेटली कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बेटे, देखिए बेटे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है बेटे। तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं दो फंक्शन में बेटे, अलग अलग फंक्शन। अब पहले आप क्या बोल रहे हैं वो समझने वाली बात है। देखिए मैंने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मैं बोल रहा हूं इसे मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो जो पहला फंक्शन मैं मान रहा हूं बेटे दैट इज मॉडुलस फंक्शन, कॉस को भूल जाओ, मॉडुलस ऑफ एक्स लिख दो। तो नया फंक्शन जो बना बेटे वो मॉडुलस फंक्शन है। पहले मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस, फिर बोल रहा हूँ कॉस एक्स। मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स मीन्स gx जो होगा ना वो होगा मॉडुलस एक्स बेटे, और जो दूसरा फंक्शन हमें मानना है hx, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। बाद में मैंने बोला कॉस एक्स, यानी कि दूसरा फंक्शन है बेटे कॉस एक्स। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन always continuous for all x belongs to R. This implies that G is continuous for all x belongs to R. Similarly, bete, we know that cosine function always continuous for all x belongs to R. This implies that h function h is continuous for all x belongs to R बेटे। देखिए मैंने मॉडुलस को अलग से कंटिन्यूस कर दिया सभी नंबर के लिए, और बेटे कोसाइन फंक्शन को अलग से कंटिन्यूस कर दिया सभी रियल नंबर के लिए। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इन दोनों से कंपोजिट फंक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पहले g है और फिर h है, तो मैं g और hx कर लेता हूं बेटे। अगर नहीं हुआ तो मैं h और gx करके देख लूंगा। g ऑफ hx को हम लिख सकते हैं g ऑफ hx, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ hx बेटे, hx इज cos x। अब cos x को बेटे g में डालना है। g कहां पर है, gx फंक्शन ये वाला है। हमने लिखा gx फंक्शन, लेकिन x को नहीं लिखा। x की वैल्यू पुटअप करेंगे cos x। तो मॉडुलस ऑफ cos x तो ये रहा बेटे, मॉडुलस ऑफ cos x। मुझे पता लगा कि मॉडुलस ऑफ cos x दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ g एंड h। यस इट इज कंपोजिट फंक्शन बेटे। और ये जो कंपोजिट फंक्शन है मॉडुलस ऑफ cos x बेटे, वो g और h से मिलकर बना है, जो कि अलग अलग कंटिन्यूस हैं।
इसका मतलब क्या निकला बेटे? इसका मतलब है अगर वो अलग अलग कंटिन्यूस है तो इनका कंपोजिट भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, बिकॉज G and H are continuous for all x belongs to R. This implies that their composite function which is G of Hx bete, that is equal to modulus of cos x, will be continuous for all x belongs to R.